चलो इसको रिकॉर्डिंग पे कर दें। कर दिया सर। आपकी आवाज आ रही है। जी, तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंजेक्शंस। तो इंजेक्शंस मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं कि तीन होते हैं। एक इन्वेस्टमेंट, दूसरा जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और तीसरा जो है उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स। इसको आई कह देते हैं, इसको जी कह देते हैं, और इसको एक्सपोर्ट को एक्स कह देते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये क्या हैं? ये तीनों इंजेक्शंस कहलाते हैं। इंजेक्शंस। तो आपको पता है कि क्वेश्चन है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंजेक्शंस। ये इंजेक्शंस मैंने भी आपको बताए कि तीन होते हैं, और एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स। अब हमने ये देखना है कि आई प्लस जी प्लस एक्स ये तीनों मिलाएं तो इसको हम क्या कहते हैं? इंजेक्शंस, यानी जे कहते हैं। और अगर जे के अंदर इजाफा हो जाए, यानी इंजेक्शन में इजाफा हो जाए, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि इसके नतीजे में नेशनल इनकम में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। तो इनमें से कोई भी एक बढ़ जाए, यानी आई बढ़ जाए या जी बढ़ जाए या एक्स बढ़ जाए, तो उसके नतीजे में यानी इंजेक्शंस में इजाफा होगा और सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में इजाफा होगा, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। अब ये देखना है कि आई को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो आई को जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो, यानी चूंकि हम लोगों ने क्वेश्चन जो पढ़ना है वो क्वेश्चन पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंजेक्शंस। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंजेक्शन मींस कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आई को अफेक्ट करते हैं, और कौन से फैक्टर हैं जो कि जी को अफेक्ट करते हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक्स को अफेक्ट करते हैं। तो आई को जो दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक को हम कहते हैं एमईसी और दूसरे को हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। एमईसी कहते हैं हम लोग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को। ठीक है जी, एमईसी किसे कहते हैं? एमईसी कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और
इसका सिंपल मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं एमईसी को। और एमईसी को एक और वर्ड भी हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड आईआरआर। एमईसी को और क्या कहते हैं? एमईसी को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर भी कहते हैं। तो ये सारे नाम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मुल्क के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है या कम करना है, तो ये दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, एक एमईसी और एक क्या है, आई। आई का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है लैंडिंग रेट। ठीक है, जिस रेट पर बैंक जो है इन्वेस्टर्स को कर्जा देता है। ठीक है जी। और जो अभी मैंने आपको बताया कि जो एमईसी है उसका सिंपल मतलब है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, या इसको हम कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, उनमें एक फैक्टर जो है उसे हम कहते हैं नंबर 1 बिजनेस कॉन्फिडेंस, नंबर 2 टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नंबर 3 गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, और नंबर 4 जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसको जो इफेक्ट करता है उसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूशन। ये चार वो फैक्टर्स हैं जो कि ये चारों फैक्टर जो हैं जो किसको इफेक्ट करते हैं, एमईसी को। और एमईसी किसको इफेक्ट करती है, एमईसी जाके इफेक्ट करती है इन्वेस्टमेंट को। ठीक है ना जी। तो ये इन पर बात करते हैं अभी थोड़ी देर तक। और दूसरी जो इंजेक्शन है, ये आई मैंने अभी आपको बता दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं। और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक को हम टैक्सेस कहते हैं। गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने अगर अखराजात करने हैं तो टैक्स हो से पैसा इकट्ठा करेगी, तो वो जी पर खर्च करेगी ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी। अदरवाइज गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं हो सकती। तो या वो दूसरा तरीका ये है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, बोरविंग करे, यानी कर्जा ले। कर्जा लेके भी अखराजात होते हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट ने अगर अखराजात करने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए टैक्सेस या बोरविंग पर इन्हिसार करना पड़ेगा, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से अगर हम तीसरा जो फैक्टर है जिसे हम क्या कह रहे हैं, तीसरे फैक्टर को हम कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स के कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं? तो एक्सपोर्ट्स के अंदर भी तीन तीन डिटर्मिनेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैं अभी लिख रहा हूँ। पहले को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इफेक्ट करेगा किसको भला, एक्सपोर्ट्स को। नंबर 2 जो है वो कंपटीशन या कंपैटिटिवनेस। कंपैटिटिवनेस के साथ साथ जो तीसरी बात है वो होगी फॉरेन जो वर्ल्ड इनकम जिसे कह लें, या इन वर्ल्ड इनकम, या इन अदर वर्ड्स जिसे कह सकते हैं आप लोग कि इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं इसको कि इनकम ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो किसको इफेक्ट करते हैं, एक्सपोर्ट्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना जी। ये दो फैक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इफेक्ट करते हैं, और ये तीन फैक्टर्स जो हैं, ये चार फैक्टर्स जो हैं वो एमईसी को इफेक्ट करते हैं। और ये सारे
जो फैक्टर्स हैं वो किन को अफेक्ट करते हैं जाके, इंजेक्शंस को हम जे कहते हैं, ठीक है ना जी। और आपको पता है कि इंजेक्शन जो होते हैं वो किसी भी कंट्री के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के अंदर जाते हैं और वो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को बढ़ा देते हैं, जिसके नतीजे में उस मुल्क की एग्रीगेट डिमांड में भी इजाफा होता है। क्योंकि जब भी जे में इजाफा होगा, जे का मतलब ये है कि आई में इजाफा होगा या जी में इजाफा होगा या एक्स में इजाफा होगा, ये तीन ही है ना, इन तीनों में से किसी में भी इजाफा हो जाए तो जे में इजाफा होगा, जिससे नेशनल इनकम में इजाफा होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड में बढ़ेगी, जिसका मतलब एग्रीगेट डिमांड, ये तीनों जो है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको मज़ीद हम पढ़ लेते हैं डिटेल के साथ, बुक में से भी थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आपको इस चीज़ को। तो ये देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंजेक्शंस। तो इसमें पहला जो है वो बता रहे हैं इन्फ्लुएंसेस ऑन द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर कौन कौन से फैक्टर करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट जो है, जो इंजेक्शन जो है वो तो तीन है ना, एक आई है, एक जी है और एक्स है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंजेक्शन है ना वो आई है। यही लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट्स दी वन ऑफ द मेजर इंजेक्शंस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इंजेक्शंस कहते ही इसे हैं जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के अंदर जाते हैं। जो सर्कुलर फ्लो से बाहर आ जाते हैं उन्हें विड्रॉल कहते हैं या लीकेजेस कहते हैं। वो उनमें कौन कौन से होते हैं, उनमें सेविंग है, इम्पोर्ट है, सेविंग है, टैक्सेस है और इम्पोर्ट है, ठीक है ना जी। तो बहरहाल ये देखना है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी मुल्क का, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाए तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा होने से आपके मुल्क के अंदर नेशनल इनकम में इजाफा होता है और नेशनल इनकम में इजाफा होने के नतीजे में एग्रीगेट डिमांड में भी इजाफा हो जाता है। यही बता रहे हैं कि नेशनल इनकम जो है वो नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट जो है वो नेशनल इनकम में इजाफा का बायस बनती है और उसके नतीजे में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। यानी जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट के नतीजे में इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम, और इनकम के नतीजे में लोग खर्च ज़्यादा करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, ठीक है जी। अब ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ेगी या इन्वेस्टमेंट क्यों कम होगी, ये चीज़ हमने समझनी है कि इन्वेस्टमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करती है किसी भी मुल्क के अंदर, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी भी इकॉनमी में डिपेंड करता है कौन से फैक्टर्स पर, जो माइक्रो लेवल इन्वेस्टमेंट डिसीजन करती है फर्म जो है वो कौन से हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करती है किसी भी मुल्क के अंदर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट रेट के ऊपर। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को मैंने अभी आपको सिंपल वर्ड्स में समझाया कि इसको हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ठीक है ना जी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मुल्क के अंदर एक्सपेक्टेड एमईसी बढ़ता है तो एमईसी बढ़ने का मतलब ये है कि उस मुल्क का एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। पाई का मतलब प्रॉफिट ही मींस एक्सपेक्टेड। तो जब उस मुल्क में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। इसका मतलब कि एमईसी के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। एमईसी का इन्वेस्टमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। और दूसरी तरफ अगर हम इंटरेस्ट रेट के साथ देखें, ये इसका साथ पॉजिटिव लिंक है लेकिन इसके साथ नेगेटिव है इंटरेस्ट रेट के साथ, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि लेंडिंग रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या है कि लेंडिंग रेट बढ़ेगा और जिससे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स की, तो वो उनको महंगा मिलेगा कर्जा, तो वो डिमांड क्या करेंगे, वो डिमांड फॉर लोन कम कर देंगे। जब डिमांड फॉर लोन कर किस लिए रहे थे, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगी, कमी। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट का इन्वेस्टमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। जो जो इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। और तीसरा जो यहाँ पर हमने फैक्टर लिखे हैं ना दो, तो एक फैक्टर और भी इम्पॉर्टेंट है। वो कौन सा भला, कि जैसे
एक और फैक्टर भी मैं आपको लिखवा दूं, और वो फैक्टर क्या है? उस फैक्टर को हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर, यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस। एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं। यही चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ये देखें, तो मैं अभी आपको बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन फैक्टर्स। वो फैक्टर्स कौन से हैं? वो ये 3 फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इंपॉर्टेंट। एक को हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, दूसरे को हम एमईसी कहते हैं, और मैंने आपको बताया कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ये बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी प्रॉफिटेबल है। और तीसरी बात ये है कि एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस, यानी फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और बिजनेसेस कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये चीज़ हो जाएगी या नहीं होगी। अगर बिजनेसेस ये कॉन्फिडेंट हों कि हमें आने वाले दिनों में हमारी इस चीज़ की डिमांड में इजाफा होगा, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर उनको कॉन्फिडेंस ना हो तो फिर वो इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट, यानी 3 फैक्टर बता दी ना, एक एमईसी, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा एक्सपेक्टेशन, जो किसको अफेक्ट करते हैं? जो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर यही बताया गया है कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से ये 3 बातें होगी। उसके बाद इसने बताया कि हायर इंटरेस्ट रेट क्या करता है और लो इंटरेस्ट रेट क्या करता है। ये हायर इंटरेस्ट रेट और लो इंटरेस्ट रेट, ये देखें, ये वाली जो कहानी है ये मैंने आपको हाई इंटरेस्ट की बताई है। ये मेरे ख्याल आपको समझ आ गई होगी, हाई इंटरेस्ट रेट की, है ना? हाई इंटरेस्ट रेट, और हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि ये यहाँ पे देखिए कि फर्म्स क्या करेंगी, कम इन्वेस्टमेंट करेंगी। ये मैंने अभी आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ जाएगी, तो इसलिए उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा और वो फिर नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर लो इंटरेस्ट रेट होगा तो फिर लो इंटरेस्ट रेट होने का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो इसका नतीजे में इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? इजाफा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि लो इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्वेस्टमेंट में इजाफे का सबब बनता है, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट के नतीजे में क्या होगा? इसका मतलब ये है कि लैंडिंग रेट कम हो जाएगा। जब लैंडिंग रेट कम होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरविंग कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ बोरविंग कम हो जाएगी, जिससे वो लोन ज़्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि उनको कम सूद पर कर्जा मिल रहा है, तो डिमांड फॉर लोन जो है वो बढ़ेगी। और लोन किस लिए ले रहे थे? इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा। तो ये वाला चैनल लो इंटरेस्ट रेट का चैनल है, जो कि आपको समझ आ गया होगा कि इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप क्या है इसके साथ, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा। यही सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है? अब जब एक फर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, तो वो एक्चुअली ये देखती है कि उसका नेट रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। ये चीज़ है, यानी इन्वेस्टमेंट करते हुए वो नेट रेट ऑफ रिटर्न को चेक करते हैं। तो नेट रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि वो फर्म जो है वो अपनी फ्यूचर सेल्स को भी देखती है कि उनकी फ्यूचर सेल क्या होगी, और साथ साथ वो देखती है कि उसकी कॉस्ट क्या आएगी। यानी वो दो तरह की वैल्यूज़ को देखती है, एक फ्यूचर सेल और एक कॉस्ट। और फिर ये भी देखती है कि जिस टाइम उसने ये इन्वेस्टमेंट करनी है उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, यानी तीसरा फैक्टर, टाइमिंग क्या होगी और उस वक्त इंटरेस्ट रेट क्या होगा। ये ये चीज़ें देखती है फर्म। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दो चीज़ें जैसे मैंने अभी आपको बताई कि इन्वेस्टमेंट के अंदर ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक एमईसी और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये दोनों इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम को डिटरमिन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ख़ास तौर पर उसमें इंटरेस्ट रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट अगर आपको हाई पे करना पड़े तो फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं या कम कर देते हैं। ठीक है ना जी?
अच्छा, फिर ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट आर वेरी क्रूशियल टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिकॉज इफ द फंड यूज फॉर द इन्वेस्टमेंट हैड नॉट बीन इन्वेस्टेड, समझ रहे हैं ना, कुड हैव बीन अर्नड इंटरेस्ट एनीवेयर। अगर आपके पास फंड्स हैं और आप उसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वही फंड अगर आप बैंक में रखवा दें तो फिर आपको वहाँ से पैसे मिल भी सकते हैं इंटरेस्ट रेट की शक्ल में। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नेट रेट ऑफ रिटर्न को उन्होंने देखना है। नेट रेट ऑफ रिटर्न क्या है, उसमें ये चीज़ है कि आपने ये देखना होता है कि आपकी, हाँ ये फ़र्ज़ कर लीजिए, मैं आपको इस डेटा से समझा देता हूँ कि इधर यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें एमईसी है और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर फ़र्ज़ करें एमईसी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% है, 20% पे हम फिक्स कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का 20% है, तो ये 25% है, ये 24 है, 24% एमईसी, यानी एमईसी मींस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट। तो आप बताइए कि क्या आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी जब आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट 25% और आपको सूद 20% देना पड़े? तो नेट रेट ऑफ रिटर्न 5% आपको फिर भी बच रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इधर 4% बच रहा है, तब भी करेंगे। 23% है फॉर एग्जाम्पल, तो तब भी करेंगे। फिर फर्ज कीजिए 22% है, तब भी करेंगे। और फर्ज कर लीजिए कि ये 21% है, तब भी करेंगे। और फर्ज कर लीजिए 20% है ये, और ये भी 20% है, तब भी करेंगे। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट जो होगी वो तब तक होगी जब तक एमईसी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, तो तब तक इन्वेस्टमेंट जो है वो होती रहेगी। लेकिन अगर एमईसी यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो तब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये 20% इंटरेस्ट रेट और 19% प्रॉफिट हो रहा हो, तो 1% लॉस है ना, 20% सूद देना पड़ेगा, कॉस्ट है। इंटरेस्ट रेट क्या है, ये कॉस्ट है आपकी, तो कॉस्ट आपकी ज़्यादा है और रिटर्न आपका जो है वो 19% है, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो है ये आपको समझ आना चाहिए, कब तक इन्वेस्टमेंट होती है और कब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। जब तक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट यानी एमईसी जो है वो इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा रहता है तब तक इन्वेस्टमेंट होती है, और अगर उससे कम हो जाए तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं वहाँ पे लोग, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि ये नेट रेट ऑफ रिटर्न को चेक करते हैं वहाँ पे। अच्छा, यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट जो दिया गया है वो ये कि फर्म जो होती हैं वो अपने जो कैश फ्लोज होते हैं, यानी कैश आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज, उन उन दोनों कैश फ्लोज को डिस्काउंट करती है और उसकी मदद से नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करती है। और ये जो कैश आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज हैं जो किसी भी एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट से उनको मिलते हैं या प्रोजेक्ट से मिलते हैं, उनको वो जब डिस्काउंट करती है तो एक टारगेट रेट ऑफ रिटर्न जो है ना उसको सामने रख के या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सामने रख के उसको डिस्काउंट करते हैं। ये बात मैं आपको समझा देता हूँ इधर। ये इस तरह समझ लीजिए कि आप जो है कोई एक, फॉर एग्जांपल आप एक ट्रैक्टर खरीदते हैं, तो ट्रैक्टर आप जब खरीदेंगे तो आप किस उम्मीद पे खरीदेंगे? आप इस उम्मीद पे खरीदेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रैक्टर जो है वो आपको अर्न करके देगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक एसेट खरीदा और उस एसेट को हमने क्या कह दिया, ट्रैक्टर है वो, और वो आपने कितने का खरीदा? फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख का उसको खरीदा। तो अब ये है क्यों खरीदा, इसलिए खरीदा कि आपको पता है कि इस एसेट ने आपको अर्न करके देना है। तो फर्ज करें आपको उस ट्रैक्टर की एज भी बता दी जाती है कि इसकी एज जो है वो 10 ईयर्स है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो टोटल जो है वो एज नहीं, इसकी जो लाइफ है, आई एम सॉरी, लाइफ जो है वो कितनी है, वो 10 ईयर्स है, यानी 10 साल तक ये ट्रैक्टर चलेगा, 10 साल बाद खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको पहले साल रिटर्न मिलेगा, आपको दूसरे साल रिटर्न मिलेगा, आपको तीसरे साल रिटर्न मिलेगा, और आपको 10वें साल तक मिलेगा। ये मैंने 10 तक आपको कहा क्योंकि 10 साल तक इसकी लाइफ है। तो ये आने वाले दिनों की रिटर्न है ना, रिटर्न मीन्स कि आने वाले दिनों में आपको पहले साल रिटर्न मिलेगा, दूसरे तीसरे। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको 1 + r, ये फिर प्लस, फिर 1 + r, ये दूसरा साल है तो इसको स्केयर कर देंगे, फिर 1 + r,
इसको क्यूब कर देंगे, ये प्लस और ये फिर प्लस, और ये 1 प्लस आर रेज टू पावर, और ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना जी। इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। इसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे। तो ये प्रेजेंट वैल्यू क्या बता रही है कि प्रेजेंट वैल्यू ये बता रही है आपको कि जो रिटर्न्स, ये जो सारा कुछ है ना जी, ये आपकी रिटर्न्स हैं जो आपको फ्यूचर में मिलने हैं। ये क्या है? ये रिटर्न्स हैं, या आप ये वो रिटर्न्स हैं जो आपको फ्यूचर में मिलने हैं, ठीक है ना। यानी पहले साल, दूसरे साल, यानी एक्सपेक्टेड जिसे आप कह सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं विच यू वुड गेट इन द फ्यूचर। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 10 साल तक है ना इस ट्रैक्टर की, या ट्रैक्टर की पहले साल की इनकम जो होगी उसको R1 कह दें, जो दूसरे साल की इनकम तीसरे साल की 10वें साल तक, तो इसे प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कहा जाता है। तो इसी तरीके से आप जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी किसकी निकाल लेंगे, कॉस्ट की भी निकाल लेंगे। तो उसकी मदद से आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या होगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। तो ये आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना जी। या बाजुकात नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला ये होता है कि प्रेजेंट वैल्यू माइनस सी नॉट कहते हैं इनिशियल कॉस्ट को, इनिशियल कॉस्ट उसमें से माइनस कर देते हैं, तो तब भी आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। तो ये फार्मूला समझ आ गया। इसका मतलब ये है कि आप आने वाले दिनों की जो फ्यूचर में जो आपको रेवेन्यू मिलने हैं, ये R1 अभी आपको मिला नहीं है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इतना मिलेगा, फिर इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। 10 साल तक के आपके रिटर्न आपने खुद ही एक्सपेक्ट कर लिए, और उनको फिर आपने 1 प्लस आर, आर क्या है? आर डिस्काउंट रेट है। आर किसे कहेंगे यहाँ पे? आर इज कॉल्ड डिस्काउंट रेट। ये वो डिस्काउंट रेट है, या इसको हम MEC कहते हैं। और MEC क्या है? ये दिस इज एक्चुअली चूजन आपका, ये आपका टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न है, टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न है। या मैंने आपको एक सिंपल वर्ड्स में आपको बताया था कि इसको हम MEC को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, या टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। इसको हम, इसके बहुत सारे नाम हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं इसको, इसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है ना जी। इसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ठीक है ना जी। तो ये डिस्काउंट रेट है कि आर से आपने उसको डिस्काउंट किया और उसके बाद आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है। ये आपके पास आ गया जनाब कहानी। और यहाँ से एक और चीज़ देखें कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, आर जिसे हम कह रहे हैं डिस्काउंट रेट है, उसका प्रेजेंट वैल्यू के साथ आर का पीवी के साथ क्या रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब अगर आर बढ़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना जी। और आर का बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी जो है वो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी एक्सपेक्टेड रिटर्न कम होगी, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट भी क्या करेंगे? कम कर देंगे वहाँ पे, ठीक है ना जी। इसको आप अपनी बुक से भी देखिए ज़रा, यहाँ पे ये देखें, ये वही फार्मूला जो मैंने अभी आपको समझाया है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। इसमें उसने क्या किया? डिस्काउंट किया है। तो डिस्काउंट करने का जो फैक्टर है वो ये है 1 प्लस आर। वन अगर दूसरा साल होगा तो 1, इधर क्यू कह दिया है, मैंने आर कह दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यू क्या है? क्यू इज द एंटिसिपेटेड एनुअल फ्लो। तो यहाँ क्यू की जगह आप आर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये Q1, ये Q2 और ये Qn तक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा था कि R1/1 प्लस आर, फिर R2 है ना 1 प्लस आर स्क्र, और ये फिर प्लस Rn/1 प्लस R रेज़ टू पावर n। तो एक ही बात है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। ये समझने वाली चीज़ है कि क्यू क्या है? ये आपका एंटिसिपेटेड है, या एंटिसिपेटेड का मतलब है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड आपका इनफ्लो है या रिटर्न है जो आपको मिलना है आने वाले सालों में। आर इंटरेस्ट रेट है या डिस्काउंट रेट जिसे कहा था, और एन टाइम पीरियड के लिए जिसमें वो इनफ्लो अकर होना है। और इधर आर के साथ पीवी का रिलेशनशिप देखें क्या आ रहा है? नेगेटिव सब में।
तो इसलिए वो कहता है कि पीवी विल इन्वर्सली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब ये जो मैंने अभी आपको बताई कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और आप इन्वेस्टमेंट क्या कर देंगे, कम। तो इंटरेस्ट रेट का इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव है। ठीक है जी। इससे आगे चलें तो आपको ये समझाया जा रहा है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को मज़ीद थोड़ा सा क्लियर किया जा रहा है। तो इसमें ये देखें, इसको मैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को MEC कह रहा हूँ। तो ये जो 4 लाइनें हैं, ये वाली 4 लाइनें, ये आपको बता रही हैं डिफरेंस बिटवीन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड MEC। तो मैं फ़र्क बता देता हूँ इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें जो हम रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं वो टारगेटेड होता है। ये टारगेट, मैंने लफ्ज़, ये टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न होता है। इसलिए इसने लिखा है कि यूजिंग दी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड प्रेजेंट वैल्यूज आर कैलकुलेटेड। उसमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला है। और कैसे करते हैं, बाय डिस्काउंटिंग दी टारगेट रेट ऑफ रिटर्न। और ये जो आर है, यानी स्मॉल आर, ये स्मॉल आर जो है इसको टारगेट रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न, या इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है, जिससे आप डिस्काउंट कर रहे हैं। और फिर डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो कैसे आएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जब जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो टारगेटेड होता है। लेकिन जब हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न होता है। ये दोनों में फ़र्क है। ये एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न पे कैलकुलेशन कर रहा होता है, और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो टारगेट रेट ऑफ रिटर्न पे कैलकुलेशन कर रही होती है। ठीक है ना जी। और इसी रेट ऑफ रिटर्न को हम क्या कहते हैं, इसी रेट ऑफ रिटर्न को मैंने भी आपको बताया कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। ये मैं अभी आपको लिखवा चुका हूँ वहाँ पे। इसी को ही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि हमने ये देखना है कि जो MEC है, देखें, जो a change in the interest rate is likely to induce the movement along the MEC curve। इसका मतलब ये है कि अगर ये आपको बता रहा है मूवमेंट अलोंग द MEC कर्व, पहले आप MEC कर्व देखें। ये है MEC कर्व आपके सामने, ये मैं आपको यहाँ बना देता हूँ। MEC कर्व, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, और ये MEC कर्व है। अब MEC कर्व ये बता रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो फिर इन्वेस्टमेंट कम है। यानी अगर इंटरेस्ट रेट 5 है और अगर इंटरेस्ट रेट I2 कर लें इसको, और तो इन्वेस्टमेंट बढ़कर क्या होगी, I4। इसका मतलब ये है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इंटरेस्ट रेट के कम होने से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये मैंने अभी आपको नेगेटिव रिलेशनशिप बताया है यहाँ पे। ये देखिए कि इनका आर का और पीवी का रिलेशनशिप क्या है, ये आर का और पीवी का रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ये वाली बात, आई का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर देखिए कि जहाँ इंटरेस्ट रेट कम होगा तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट करने की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आ रही हो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर को नज़र आ रहा है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उसकी जो आज वैल्यू वो बढ़ गई। तो वो इंटरेस्ट रेट के इस वजह से देखें, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो गया। ये इसका मतलब ये है कि जब आप मूवमेंट करते हैं अलोंग दी MEC कर्व तो उसमें क्या होता है, उसमें ये चीज़ होती है जो मैंने अभी आपको बताया कि ये चीज़ यहाँ पे
मूवमेंट अलोंग दी, ये मूवमेंट अलोंग दी एमईसी कर्व। मूवमेंट अलोंग दी एमईसी कर्व का मतलब ये है कि इसमें जब इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आएंगी तो उसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट में भी तब्दीली आएगी, एक ही उस पर रहते हुए। और कैसे आएगी ये मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है ना जी। अच्छा, यहाँ पे देखिए इस ग्राफ के अंदर ये क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस आई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे एमईसी कर्व शिफ्ट कर रहा है और इन्वेस्टमेंट I1 से I2 पे चली जाती है और इंटरेस्ट रेट तो सेम है A से B पर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है वो सेम इंटरेस्ट रेट पर एमईसी कर्व जो है, एमईसी कर्व जो है वो शिफ्ट कर गया है किधर, राइटवर्ड। इसका मतलब ये है कि आप शिफ्ट कर गया राइटवर्ड। तो क्यों किया है? तो शिफ्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? शिफ्टिंग फैक्टर्स ऑफ एमईसी, क्यों एमईसी शिफ्ट करता है? शिफ्टिंग फैक्टर ऑफ एमईसी कर्व, शिफ्टिंग फैक्टर्स ऑफ एमईसी कर्व्स कौन से हैं? तो शिफ्टिंग फैक्टर्स ऑफ एमईसी कर्व्स जनाब, वो मैंने अभी शुरू में बताए थे आपको। ये जरा देखिए, वो फैक्टर्स 4 मैंने आपको बताए थे। ये है वो शिफ्टिंग फैक्टर्स, ठीक है ना, ये आपके सामने। पहला बिजनेस कॉन्फिडेंस, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये जो चारों फैक्टर्स हैं, ये चारों फैक्टर्स शिफ्टिंग फैक्टर्स ऑफ एमईसी कर्व हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ने के नतीजे में सेम इंटरेस्ट रेट पर भी एमईसी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आती है तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आने के नतीजे में जो कैपिटल है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा और उसके नतीजे में आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, यानी एमईसी में इजाफा हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी आती है जिसके अंदर गवर्नमेंट टैक्सेस में कमी कर देती है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या आती है कि टैक्सेस में क्या हो जाती है, कमी। तो टैक्स में कमी आने के नतीजे में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी, यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। इसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सब्स्टिट्यूशन के हवाले से देखें कि अगर फॉर एग्जांपल वेजीज में इजाफा हो जाता है, वेज किसकी प्राइस है, वेज लेबर की प्राइस है। तो इसका मतलब ये है कि वेज बढ़ने का मतलब ये है कि लोग लेबर की डिमांड कम कर देंगे। तो लेबर को कम लगाएंगे तो उसकी जगह पे किसको लगाएंगे, उसकी जगह पे कैपिटल को लगाएंगे। और कैपिटल को जब लगाएंगे तो इसका मतलब है कि कैपिटल को लेबर के साथ ये क्या कर लिया गया है, सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूशन हुई है आपके सामने। एक को कम करके दूसरे को बढ़ाना, ये सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। और ये सब्स्टिट्यूशन किसकी हुई है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। तो कैपिटल बढ़ने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया, क्योंकि कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो इन्वेस्टमेंट ही कहलाती हैं। कैपिटल में इजाफा इन्वेस्टमेंट में इजाफा का सबब बनता है। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि ये चारों फैक्टर्स सेम इंटरेस्ट रेट पर एमईसी कर्व को अपवर्ड शिफ्ट कर देंगी या डाउनवर्ड भी शिफ्ट कर सकती हैं। जैसे आप इस किताब में देखिए तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, ये देखें यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट रेट ए पॉइंट पर भी वही है और बी पॉइंट पर भी वही है, दोनों जगहों पर इंटरेस्ट रेट तो कांस्टेंट है। लेकिन फिर ये इन्वेस्टमेंट I1 से बढ़कर I2 पर क्यों चली गई, इन्वेस्टमेंट में इजाफा क्यों हुआ? तो वही 4 फैक्टर जो मैंने अभी आपको बताया, यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ गया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आई, टैक्सेस में कमी आ गई, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेबर को कम करके कैपिटल को बढ़ा लिया, जिसके नतीजे में आपका जो एमईसी कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा। और एमईसी कर्व जब शिफ्ट करेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा। और ये किस चीज पे हो रहा है, ये सेम इंटरेस्ट रेट पे हो रहा है, एमईसी कर्व शिफ्ट कर रहा है। और शिफ्टिंग फैक्टर मैंने अभी आपको 4 फैक्टर बता दिए हैं। ये चारों फैक्टर कहाँ लिखे हुए हैं, ये चारों फैक्टर इस पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे। एक बिजनेस कॉन्फिडेंस, एक आपको नजर आएगा
टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एक गवर्नमेंट पॉलिसी, और एक जो है वो सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये मैंने 4 फैक्टर, ये हैं एक्चुअली शिफ्टिंग फैक्टर्स ऑफ एमईसी। ठीक है, सेम इंटरेस्ट रेट। तो मूवमेंट अलोंग दी एमईसी कर्व क्या होता है? मूवमेंट अलोंग दी एमईसी कर्व ये होता है कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती है, जिसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और आप एक ही एमईसी कर्व पर, ये मूवमेंट अलोंग दी एमईसी कर्व है, एक ही कर्व पे मूव करते हैं। ये देखें, इस एमईसी कर्व पर रहते हुए इंटरेस्ट रेट में कमी हुई, और ये देखें इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अभी हमने, चूंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो था डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंजेक्शंस, तो उसमें से मैंने अब आपको आई पढ़ाया, अभी फिलहाल आई पढ़ा दिया। अब मैं जी पे जा रहा हूँ, फिर मैं कहाँ जाऊँगा? एक्स के ऊपर जाऊँगा। तो पहले हम जी को पढ़ लेते हैं। जी के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं? तो ये देखिए, अब ये देखना है कि जो गवर्नमेंट है वो उसको, उसकी स्पेंडिंग को कौन से फैक्टर्स जो हैं बढ़ाते हैं और कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कम करते हैं। तो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसमें क्या क्या होता है? उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में या गवर्नमेंट स्पेंडिंग में शामिल होता है ऑल स्पेंडिंग बाय द नेशनल रीजनल गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंट्री। यानी ये सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कराते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हों या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी हो या गवर्नमेंट रीजनल लेवल की गवर्नमेंट हो या लोकल लेवल की गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट हो या फेडरल लेवल की गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, उन सबको ऐड करें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बन जाती है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में होता क्या क्या है? उसमें पहला है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो गवर्नमेंट के डेली या मंथली एक्सपेंस होते हैं, जो उसके अपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पे जाते हैं, या उनकी बिल्डिंग अगर कोई किराए पे तो उस पर कराया जाता है। दूसरा जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है वो सोशल ओवरहेड कैपिटल होता है। सोशल जो ओवरहेड कैपिटल है वो क्या है? सोशल ओवरहेड कैपिटल कहते हैं जी इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो सोशल ओवरहेड कैपिटल किसे कहते हैं? एसओसी कहते हैं इसको। एसओसी कहते हैं सोशल ओवरहेड कैपिटल। और इसको, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, यानी मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मींस ऑफ कम्युनिकेशन, मींस ऑफ पावर, मींस ऑफ जो आपके एनर्जी हैं, और ये सारा। तो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में 4 आ जाते हैं, रेल, रोड, एयर और शिप। और मींस ऑफ कम्युनिकेशन में आपके सारे मीडिया आ जाता है, टेलीविजन, रेडियो आ जाता है। फिर मींस ऑफ एनर्जी आ जाते हैं। ये सारा मिलके इसे कहते हैं सोशल ओवरहेड कैपिटल। और इस पे गवर्नमेंट करती है खर्चा, जैसे रोड बनाती है, एयरपोर्ट बनाती है, डिफेंस एक्सपेंडिचर करती है, पावर जनरेशन लगाती है, बिल्डिंग्स बनाती है। ये सारा क्या कहलाती है? इंफ्रास्ट्रक्चर। एसओसी किसको शो करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं इसको। किसे कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट के अखराजात बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं, जो गवर्नमेंट की मुलाजमीन की तनख्वाहों पे और उनकी बिल्डिंग वगैरह पे और उनके स्टाफ के एक्सपेंसेस पे चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है। फिर गवर्नमेंट कुछ कुछ जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो डिस्क्रिशनरी होते हैं, यानी गवर्नमेंट की अख्तियार में होते हैं, वो जब चाहे करे जब चाहे ना करें। जैसे जैसे कि ऑफ वन ऑफ प्रोजेक्ट्स, जैसे वॉर लग जाती है तो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है, कोई पब्लिक इवेंट आ जाता है उस पर करना पड़ता है, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने करने हो, जैसे आप तक सुन रहे होंगे आजकल एहसास प्रोग्राम और इस तरह के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वगैरह। तो वो लंगर खाना, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर वो खर्च करती है ताकि लोगों को कुछ फायदे दिए जाए। अब जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ने ये जो खर्चे करने हैं तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा जो आता है गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस करती है वो या तो टैक्सों से पैसा इकट्ठा करती है, या फिर वो बोरविंग करके उसको करती है, यानी कर्जा ले लेती है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर से इकोनॉमिक एक्टिविटी को और अनएम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो गवर्नमेंट का जो बजट है वो 2-3 तरीके से हो सकता है ना, कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के टैक्सेस बराबर हो जाएं, या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर टैक्स से ज़्यादा हो जाएं, या गवर्नमेंट के टैक्सेस गवर्नमेंट के स्पेंडिंग से ज़्यादा हो जाएं।
तो ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट हो। फिस्कल डेफिसिट क्या होगा कि जो गवर्नमेंट के अखराजात जो होंगे यानी जी, गवर्नमेंट की रेवेन्यू यानी टैक्सेस से ज़्यादा होंगे, तो ये डेफिसिट में चला जाएगा। और सरप्लस क्या होगा कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू यानी टैक्सेस ज़्यादा होंगे गवर्नमेंट के अखराजात से, तो सरप्लस में चला जाएगा। अगर आप जानते हैं कि जी जो होता है, जी जो है वो इंजेक्शन है, और जो टी है वो विड्रॉल है, ये आपको पता है, ठीक है ना जी। तो अगर हम ये कहते हैं कि जी इज ग्रेटर देन टी, जी इज ग्रेटर देन टी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंजेक्शंस आर ग्रेटर देन विड्रॉल्स। तो इसका मतलब इंजेक्शन विड्रॉल से ज्यादा है, तो नेट इंजेक्शन इकोनॉमी के अंदर जाएंगे, इनटू द इकोनॉमी, है ना, क्योंकि जी बड़ी है टी से। और इसी तरीके से अगर आप ये कहते हैं कि टी जो है वो ग्रेटर देन है जी से, तो टी अगर ग्रेटर देन है जी से, तो टी क्या है? टी विड्रॉल है। और जी क्या है? जी जो है वो इंजेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें विड्रॉल ज़्यादा होंगे जब इंजेक्शन से, तो नेट जो होगा विड्रॉल ही होगा, ठीक है ना जी, इकोनॉमी से। ये बात समझ आ गई, ये चीज़ दोनों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी गवर्नमेंट ज़्यादा अखराजात कर रही है, लेकिन उसके जो टैक्सेस हैं वो कम लगा रही है। तो इसके नतीजे में क्या होगा? गवर्नमेंट को अखराजात को पूरा करने के लिए बोरो करना पड़ेगा। और जब गवर्नमेंट ज़्यादा अखराजात करती है, तो उसके नतीजे में लोगों को जॉब मिलती है, एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को जॉब मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, इनकम में इजाफा होता है, और एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाता है। और इसी तरीके से अगर विड्रॉल ज़्यादा हो, तो टैक्सेस गवर्नमेंट ज़्यादा लगा रही है लेकिन खर्चे कम कर रही है। जब ऐसा करेगी तो इसका मतलब खर्चे नहीं करेगी गवर्नमेंट। तो खर्चे कौन से हैं? यही तीनों जो खर्चे ऊपर मैंने बताए, ABC, ये तीनों किस्म के खर्चे जब गवर्नमेंट नहीं करेगी, तो उसके नतीजे में लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। कोई प्रोजेक्ट ही नहीं कर रही गवर्नमेंट, तो लोगों को जॉब कैसे मिलेगी? जब जॉब नहीं मिलेगी तो इनकम नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जब गवर्नमेंट जो है वो अपना चूंकि विड्रॉल ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि टैक्सेस ज़्यादा लगा रही है, तो गवर्नमेंट को बोरो नहीं करना पड़ता, बल्कि जो बोरोइंग की होती है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो भी पे कर देती है, और अपना डेट भी पिछला जो है वो रीपे कर देती है इस सूरत के अंदर। तो लेकिन इसका रिजल्ट ये होता है कि इसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है वो डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाता है। और लेकिन इसके अंदर फिस्कल डेफिसिट के अंदर मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है वो अपवर्ड जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है। तो ये है जी आपके पास क्या भला जो मैंने आपको बताया, ये वाली बातें कि नेट इंजेक्शन के हवाले से मैंने अब आपको ये टैक्सेस भी समझा दिया, और मैंने आपको ये भी समझा दिया है, क्या कहते हैं इसको, बोरोइंग भी समझा दिया है। और इसमें मैं दो बातें बताई हैं आपको। कौन कौन सी? एक, आपको ये बताइए कि या तो गवर्नमेंट जो इस अखराजात को पूरा करती है, तो उस अखराजात को पूरा करने के लिए उसके पास दो ही तरीके हैं, या तो टैक्सों से पैसा इकट्ठा करे या कर्जा ले, है ना। ये हो गया। अब इससे आगे आ जाए, तीसरा जो इंजेक्शन है वो है एक्सपोर्ट्स। और एक्सपोर्ट्स कैसे इफेक्ट होती है? एक्सपोर्ट्स को इफेक्ट करने वाले तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक एक्सचेंज रेट है, एक कंपेटिटिवनेस है, और एक वर्ल्ड इनकम। अब आप देखिए इसको कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक्सचेंज रेट लो हो जाए, यानी इफ, सॉरी इधर समझाता हूँ, इफ, ये वाला पॉइंट समझा रहा हूँ कि इफ एक्सचेंज रेट इज डाउनवर्ड, एक्सचेंज रेट कम होता है, तो इससे क्या होगा? इससे आपकी जो डोमेस्टिक गुड्स होंगी ना, वो कंपेटिटिव हो जाएंगी, ठीक है ना जी। तो डोमेस्टिक गुड्स क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी। डोमेस्टिक गुड्स, आपके अपने मुल्क की गुड्स क्या हो जाएंगी? चीपर हो जाएंगी। जब चीपर होंगी तो फॉरेनर्स आपकी चीज़ों को खरीदेंगे, उसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। कैसे? फर्ज कर लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि आपका जो करेंसी है वो है यूरो, आपके अपने मुल्क की करेंसी फर्ज कर लें यूरो है, और दूसरी तरफ जो है वो फॉरेन करेंसी जो है उसको समझ लें कि वो डॉलर है।
और अब जो एक्सचेंज रेट है वो हो जाता है ये आपके सामने $2। तो ये देखें, ये डॉलर आपकी अपनी करेंसी है, फर्ज कर लें, सॉरी यूरो, ये यूरो आपकी करेंसी है, डॉलर जो है वो फॉरेन करेंसी है। तो जब आपकी करेंसी का एक्सचेंज रेट गिर गया तो अब फॉरेनर्स को फायदा हो गया ना, कि पहले वो $10 दे के आपकी करेंसी खरीदते थे, अब वो आप $2 दे के आपकी करेंसी खरीदेंगे। तो उनके लिए तो यूरो सस्ता हो गया, और यूरो आपकी करेंसी है, फर्ज कर लीजिए कि यूरो आपकी करेंसी है। तो आपकी चीज़ों की डिमांड बढ़ाएंगे ना लोग, तो फॉरेनर्स आपकी चीज़ों की डिमांड में क्या कर देंगे, इजाफा, जिसके नतीजे में आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फर्ज कर लें कि ये जो यूरो है ये लोकल करेंसी है, फर्ज कर लें, ठीक है, और डॉलर जो है वो क्या है, वो फॉरेन करेंसी है, ये फर्ज किया मैंने। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कंपेटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अगर आपकी जो है कंपेटिटिवनेस कब बढ़ेगी, कंपेटिटिवनेस जब बढ़ेगी जब आपकी कॉस्ट कम होगी, जब आपकी कॉस्ट कम होगी। कंपेटिटिवनेस कब बढ़ेगी, जब आपकी कॉस्ट कम होगी, तो दुनिया के मुकाबले में आपकी चीज़ सस्ती पैदा होगी तो आपकी चीज़ ज़्यादा बिकेगी ना, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी। फिर आपकी कॉस्ट कम होगी तो आपकी चीज़ की प्राइस भी कम होगी, जब प्राइस कम होगी तो आपकी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से ये मैं आपको कंपेटिटिवनेस समझा रहा हूँ सारी, ठीक है ना। इसी तरीके से आपकी क्वालिटी, गुड्स की क्वालिटी अच्छी होगी, गुड्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो तब भी आपकी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव है, अगर इनोवेशन है उसके अंदर, नई 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 आप उसमें जिद्दत लेके आ रहे हैं, तो इनोवेशन के बढ़ने से भी एक्सपोर्ट्स में क्या होगा, इजाफा। ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये मैंने कंपेटिटिवनेस के लिए बताए हैं, कि अगर ये आपका कंट्री, आपकी चीज़ कंपटीशन में उस वक्त आएगी जब कॉस्ट कम होगी, तब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जब आप इनोवेशन करेंगे उस प्रोडक्ट के अंदर तब आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। और तीसरी जो बात है वो है वर्ल्ड इनकम। अगर दुनिया के पास पैसा होगा तो आपकी चीज खरीदेंगी ना, अगर दुनिया के पास पैसा ही नहीं है तो वो आपकी चीज कैसे खरीदेंगे। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड के इनकम में अगर इजाफा होगा तो वो आपकी चीज़ों की डिमांड में इजाफा करेंगे। तो ये मैंने आपको समझा दिया जी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंजेक्शंस तीनों, इन्वेस्टमेंट के, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के और एक्सपोर्ट्स के। और ये चीज़ मैं आपको बुक से भी दिखा दूं, ये एक्सपोर्ट्स मैंने बताया आपको एक्सपोर्ट के हवाले से। तो इसमें मैंने 3 फैक्टर्स अभी आपको समझाए भी हैं, और ये तीनों फैक्टर्स जनाब ये लिखे हुए हैं, एक एक्सचेंज रेट, एक कंपेटिटिवनेस और एक फॉरेन इनकम। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को आज वाइंड अप कर लें। तो इसमें जो टॉपिक है वो है स्टेजेस इन द ट्रेड साइकिल। तो ट्रेड साइकिल जो है वो क्या है, ट्रेड साइकिल को बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल एक ही चीज़ है, कोई भी नाम आप ले लें। तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड साइकिल यहाँ पे समझा दूं पहले। तो जनाब ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल मैं समझा रहा हूँ। ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी अप्स एंड डाउन्स इन दी इकोनॉमिक एक्टिविटी, अप्स एंड डाउन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आते हैं उसे हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, टाइम है, और यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी है। यहाँ पे क्या है, बिजनेस एक्टिविटी हमने लिखी हुई है। तो ये आपके पास इस तरीके से कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन ऐसे आएगा। जो बिजनेस साइकिल होता है ना जी, एक बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल, ये देखें अप एंड डाउन जा रहे हैं ना, अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल। एक बिजनेस साइकिल के अंदर अ बिजनेस साइकिल हैज 4
फेजेस। एक बिजनेस साइकिल के अंदर 4 फेजेस होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शुरू कर लेता हूँ बूम से। बूम, बूम के बाद रिसेशन, रिसेशन के बाद डिप्रेशन और फिर रिकवरी। ये एक बिजनेस साइकिल एक बिजनेस साइकिल के अंदर एक बिजनेस साइकिल के अंदर 4 फेजेस होते हैं, 4 फेजेस मिलें तो एक बिजनेस साइकिल बनता है, एक बिजनेस साइकिल बनता है। तो इसका मतलब ये है कि 4 फेजेस को मिलाएं, ये 4 फेजेस को मिलाएं तो एक बिजनेस साइकिल बनता है। ठीक है जी। अब इसमें से बूम क्या है? बूम वो है जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी टॉप पे होती है, जैसे ये है, ये वाला पॉइंट बूम है। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरना शुरू हो जाए या कम होना शुरू हो जाए, इस चीज को हम कहते हैं, इस वाले फेज को हम कहते हैं रिसेशन। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल डाउन हो जाए, एंड नीचे चली जाए बिल्कुल, तो इस फेज को हम कहते हैं डिप्रेशन। और फिर जब इकोनॉमिक एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये येलो से जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको हम कहते हैं रिकवरी। और रिकवरी का फिर नतीजा क्या निकलता है? ये रिकवर करके इकॉनमी फिर कहाँ पहुंच जाती है? रिकवर करके दोबारा किस पे आ जाती है? रिकवर करके इकॉनमी दोबारा बूम पे आ जाती है। तो ये बात समझ आ गई आपको? यानी बूम से जब इकोनॉमिक एक्टिविटी, बूम क्या है? मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्टिविटी है, मैक्सिमम। और डिप्रेशन जो है वो मिनिमम है। और रिसेशन जो है ये फॉलिंग है। और रिकवरी जो है वो राइजिंग है, जिसमें आप बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ। ये समझ गए? तो ये एक ट्रेड साइकिल मुकम्मल हुआ यहाँ पे। इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप लोग। आप रिसेशन से शुरू कर लें, रिसेशन पहला फेज, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी, फिर बूम। तो आप बूम से शुरू कर लें तो बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी, फिर बूम। तो कोई भी आप डिप्रेशन से डिप्रेशन तक भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने शुरू में बूम ही शुरू करना है, तो आपकी मर्जी है। समझ आ गई बात? तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले यही शुरू करें। तो ये क्लियर हो गया? तो बिजनेस ये आसान से टॉपिक है, इसमें यही बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों अप एंड डाउन जाती हैं, क्यों इकोनॉमी बाज़ औक़ात बहुत अच्छे हालात हो जाते हैं बिजनेस के, क्यों बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, इसके क्या फेजेस क्या होते हैं। तो मैंने आपको पहले ये बताया कि एक बिजनेस साइकिल के अंदर 4 फेजेस होते हैं। और ये चारों फेजेस कितने टाइम में मुकम्मल होंगे? यानी ये नीचे टाइम पीरियड आ रहा है ना, ये देखें ना, इधर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये टाइम पीरियड है, ये T1 टाइम पीरियड है। और ये फर्ज कर लें ये टाइम पीरियड T10 है। फिर ये टाइम पीरियड जो है फर्ज कर लें T20 है, पता नहीं मैंने फर्ज ही लिखा है। तो ये सारा जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, ये वाला T1 से लेकर T9, ये सारा रिसेशन का टाइम पीरियड है। T10 जो है वो डिप्रेशन का टाइम पीरियड है। T1 जो है वो बूम का टाइम पीरियड है। समझ रहे हैं ना? तो ये आपको मैंने ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल के आपको फेजेस समझाए हैं, या उसकी स्टेजेस समझाई हैं कि वो कितनी होती हैं। और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि अब इसमें क्या क्या होता है, इसकी मज़ीद डिटेल जो है हम बुक से पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल आर द कॉन्टिन्यूअल सीक्वेंस ऑफ द रैपिड ग्रोथ इन नेशनल इनकम फॉलोड बाय अ स्लो डाउन ग्रोथ इन। ये देखें, यानी इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पे जैसे कह रहा है कि पहले रैपिड ग्रोथ होती है, यानी ये वाली बात कर रहा है कि ग्रोथ होती है, और फिर नीचे की तरफ चले जाते हैं, फिर इनकम बढ़ती है, फिर रिसेशन आ जाता है, फिर रिसेशन खत्म होता है तो फिर डिप्रेशन आ जाता है, और ये साइकिल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। फेजेस में भी आपको ये समझाया गया है, जो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि इसमें जैसे यहाँ पे है, ये ए जो है ये बूम है, ठीक है ना जी। और ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे, ये जो है ये डिप्रेशन है, ठीक है ना जी। और ये वाला जो हिस्सा है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉल कर रही है, ये रिसेशन है, रिसेशन।
सेशन, और जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्लरिश करना शुरू करती है तो इसको रिकवरी कहते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है। और दोबारा आप यहाँ कहाँ आ जाते हैं, बूम पे ऊपर आ जाते हैं। जैसे अब आप यहाँ पे देखें कि एनालिसिस किया हुआ है फेजेस का, जिसमें आपको बता रहे हैं कि रिसेशन फेज के ऊपर पहले बात कर रहे हैं, रिसेशन फेज। अब रिसेशन फेज कौन सा होता है? रिसेशन फेज जो होता है वो ये वाला होता है, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे जा रही होती है, ठीक है ना जी, नीचे की तरफ जा रही होती है ऐसे, ये रिसेशन फेज है, ठीक है। और कहाँ से नीचे जा रही होती है? ये बूम है, तो बूम से वो डिप्रेशन की तरफ जा रही होती है। तो बूम से डिप्रेशन के दरमियान में जो फेज आता है ना, ये वाला फेज, ये वाला फेज, ये रिसेशन है। क्योंकि बूम की वजह से रिसेशन आता है, रिसेशन की वजह से डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन की वजह से रिकवरी होती है, रिकवरी की वजह से बूम आता है। ये ज़हन में रखें कि ये जो चारों फेजेस हैं ये एक दूसरे को चेज करते हैं, यानी या ये कहिए कि ये चारों फेजेस एक दूसरे की वजह बनते हैं। यानी बूम की वजह से रिसेशन आता है, रिसेशन की वजह, रिसेशन आता जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरती जाएगी और आखिरकार बिल्कुल नीचे चली जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा। डिप्रेशन की वजह से ही रिकवरी होती है और रिकवरी की वजह से फिर दोबारा बूम आता है। तो रिसेशन फेज के अंदर क्या बता रहा है, ए से बी के अंदर वो बता रहा है, ए से बी पॉइंट के अंदर, तो ये यही वाली बात जो मैं अभी आपको रही, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये रिसेशन का फेज है। अब इस रिसेशन फेज में क्या होता है? इस रिसेशन फेज में जनाब ये होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो फॉल कर रही होती है, यानी आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव की तरफ जा रही होती है, और वो 2 कंसेक्टिव क्वार्टर में यानी वो डाउनवर्ड ही जा रही होती है। और जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही होगी तो वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ जाएगी और कैपिटल भी इतना ज़्यादा नहीं लगाया जाएगा और बिजनेस कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा। तो ये उसके 3 मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं रिसेशन के। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके मुल्क के अंदर ये रिसेशन जब आता है तो रिसेशन के नतीजे में आपकी जो डिमांड होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। यानी इन इन तीनों की वजह से आपके मुल्क के अंदर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो इसका मतलब है उसके नतीजे में डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही होती है, ग्रोथ हो नहीं रही होती है, इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही होती है और बिजनेस कॉन्फिडेंस नीचे जा रहे होते हैं। तो इस सूरत हाल में अब गवर्नमेंट का रोल आता है। गवर्नमेंट का क्या रोल आता है कि गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज लेके आए। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, तो अब गवर्नमेंट चाहेगी कि इस गिरने को रोका जाए, यानी लिमिट किया जाए, यानी रोका जाए फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड में कमी आ रही है उसको कम किया जाए, उसको यानी बढ़ाया जाए। अब एग्रीगेट डिमांड को गवर्नमेंट चाहेगी कि बढ़ाए, और एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए जो वो पॉलिसीज अडॉप्ट करेगी उनको डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज कहते हैं। डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज वो होती हैं जो गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए लेके आती है। तो यहाँ पर मसला ये था कि एग्रीगेट डिमांड कम हो रही थी, तो अब इसका हल ये था कि गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को क्या करे, बढ़ाए, ताकि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है जो डाउनवर्ड जा रही है, वो ये डाउनवर्ड आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये नीचे जा रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता किधर जाए, वो ऊपर की तरफ जाए, इधर की तरफ जाए। अब उसके लिए एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। और एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? उसके लिए गवर्नमेंट खुद से खर्चा शुरू करेगी, पहली बात कि वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा कर देगी, यानी जी में इजाफा हो जाएगा। और दूसरी तरफ वो टैक्सेस में कमी करेगी ताकि लोगों की इनकम में इजाफा हो और लोग ज़्यादा खर्च करें और एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो। और फिर इंटरेस्ट रेट में कमी करेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में कमी करने से लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे और इन्वेस्टमेंट में इजाफा होने से लोगों की इनकम में इजाफा होगा और इनकम में इजाफा होने से एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा। तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई आपको? तो इसका मतलब ये है कि रिसेशन वाले फेज में मसला ये हो रहा होता है कि डिमांड कम हो रही होती है, ये तीनों फैक्टर्स की वजह से, और उसका इलाज ये होता है कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाए ताकि रिसेशन के फेज को कम किया जा सके। उसके लिए जो डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी होती है वो ये होती है कि एक्सपेंशनरी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाता है। एक्सपेंशनरी में ये होता है कि एग्रीगेट डिमांड को एक्सपैंड किया जाए। तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने वाली जो पॉलिसीज होती हैं उनको हम एक्सपेंशनरी कहते हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। तो ये वो डिमांड की पॉलिसीज हैं जो एक्सपेंशनरी हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाइए, रिकवरी फेज। रिकवरी फेज ये है, रिकवरी फेज क्या है? जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी किधर जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, यानी कहाँ से? ये डिप्रेशन के फेज से,
क्योंकि रिसेशन का नतीजा डिप्रेशन निकलता है, और डिप्रेशन से जो है वो ऊपर की तरफ जाना, ये वाला फेज जो है ये रिकवरी है। और कहाँ जाना, बूम की तरफ जाना, ये बूम है। तो ये जो दरमियानी जो टाइम पीरियड है, ये दरमियानी जो फेज है, इसको रिकवरी कहते हैं। तो रिकवरी में क्या होता है कि लोग जो हैं उसके रिकवरी के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, ये सिम्टम्स लिखे हुए हैं कि इसमें ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होती है, और उसके नतीजे में ग्रोथ होती है, इकोनॉमी फ्लरिश करना शुरू करती है आहिस्ता आहिस्ता, जॉब की वैकेंसीज में इजाफा होता है, जॉब क्रिएशन की जाती है, और बेरोजगारी में कमी आ जाती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है, लोगों का कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाता है, और इसके नतीजे में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया जी। और आखिरकार ये सारा कुछ जब रिकवरी होती है तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं, बूम पे। ये तीसरा फेज आ गया, बूम। अब बूम पे पढ़ते हैं क्या होता है। अब बूम में के सिम्टम्स क्या है, वो आपको पता है कि बूम जो है वो ये वाला फेज है जिसके अंदर आप मैक्सिमम पे पहुंचे होते हैं, यानी आप रिकवर करते करते यहाँ पे पहुंच जाते हैं और बूम पे पहुंच जाते हैं, ये बूम है। तो बूम में क्या होता है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी पीक पे होती है और बेरोजगारी सबसे कम होती है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट पे लोग, इकोनॉमी जारी होती है, लेबर की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका होता है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बहुत बहुत बढ़ रही होती है, और उसके नतीजे में आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा होता है, आपकी इंपोर्ट में इजाफा हो रहा होता है, और इसका नतीजा ये निकलता है कि आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आउटपुट हो जाती है। जब आउटपुट ज़्यादा हो जाती है उसके नतीजे में कीमतों में कमी आ जाती है, कीमतों में कमी आती है तो लोगों के प्रॉफिट कम हो जाते हैं, फर्म्स के। जब फर्म्स के प्रॉफिट कम होते हैं तो वो लोगों को निकालना शुरू कर देती है, यानी आउटपुट कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसके नतीजे में बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो जाती है, और फिर इकोनॉमी दोबारा रिसेशन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, क्योंकि यहाँ पे बूम के टाइम पीरियड के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, एग्रीगेट डिमांड मैक्सिमम होती है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर ज़रूरत इस अमर की होती है कि गवर्नमेंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड को कर्टेल करे, यानी एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, उसको कम करना होता है क्योंकि बूम पे जा रही होती है इकोनॉमी। तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने अखराजात को क्या कर देती है, कम कर देती है, गवर्नमेंट टैक्सेस में इजाफा कर देती है और इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा कर देती है, तीन। उसके नतीजे में एग्रीगेट डिमांड कहाँ चली जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बिजनेस साइकिल क्यों आते हैं, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी अप एंड डाउन क्यों जाती है, उसकी वजूहात क्या है। तो उसकी वजूहात के लिए जनाब डिफरेंट रीजंस हैं और डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो उनमें पहली थ्योरी जो दी गई है, ये कॉजेज ऑफ द बिजनेस साइकिल का मतलब है कि वाई इकोनॉमिक एक्टिविटी गोज अप एंड डाउन। तो उसके लिए उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं, मैनी थ्योरीज हैं उसके पीछे। तो उसमें पहली थ्योरी जो है उसको हम कहते हैं सन स्पॉट थ्योरी। पहली थ्योरी को क्या कहते हैं, सन स्पॉट थ्योरी। अब ये सन स्पॉट थ्योरी किसने दी थी, ये एक इकोनॉमिस्ट थे 19वीं सदी के, उनका नाम था जेवंस। जेवंस ने ये कहा कि सूरज के आगे कुछ धब्बे आ जाते हैं या स्पॉट आ जाते हैं, जिसकी वजह से सूरज की जो हिद्दत होती है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से फसलें सही तरीके से पक नहीं पाती हैं, और फसलें सही तरीके से, या मौसम में इस तरह की एक्टिविटी आती है कि फसलें तबाह हो जाती हैं या प्रॉपरली फसलें जो है वो ग्रोन अप नहीं होती, जिसके नतीजे में इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हो जाती है। तो ये इसने भाईजान ने एक जो है वो स्टोरी सुनाई थी, लेकिन ये स्टोरी जो है वो उन ममालिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो कि इंडस्ट्रियल कंट्री होते हैं, क्योंकि ये सन स्पॉट का ताल्लुक एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ इन्होंने जोड़ा था। ठीक है, ये एक पहली कहानी ये है। दूसरी कहानी जो है वो है एक्सेलरेटर थ्योरी। अब एक्सेलरेटर थ्योरी जो है मैं आपको इधर समझा दूं। एक्सेलरेटर थ्योरी क्या है। एक्सेलरेटर थ्योरी क्या है, देखें जी। एक्सेलरेटर थ्योरी इन मल्टीप्लायर थ्योरी के उलट है। आपको याद होगा कि जो मल्टीप्लायर थ्योरी हमने पढ़ी थी, खास तौर पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, खास तौर पर
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो उसमें मैंने कहा था वाई को डिपेंडेंट रखना है और बाकी इधर आई नॉट रखा था। तो इसके अंदर उलट है, इसके अंदर आई जो है वो फंक्शन है वाई का, ये बात ध्यान में रखना है। इसके अंदर इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन नेशनल इनकम, और एक्सेलरेटर के अंदर होता है इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। ये फर्क है। इसका मतलब इनकम में तब्दीली की वजह से इसमें यहाँ पर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं डब्ल्यू करते हैं, एक्सेलरेटर को हम डब्ल्यू कहते हैं, मल्टीप्लायर को हम के कहते हैं। तो ये डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा आई, और डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी डेल्टा आई ओवर डेल्टा वाई। और इधर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर है कि आई में चेंज आने की वजह से के टाइम्स हमने कहा था वाई में चेंज आता है, और के की वैल्यू निकालें तो आती है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, आई नॉट कह लीजिए। तो ये आपके सामने फ़र्क है कि ये इन्वेस्टमेंट में तब्दीली की वजह से इनकम में तब्दीली बताता है, ये इनकम में तब्दीली की वजह से इन्वेस्टमेंट में तब्दीली बताता है। इसको हम एक्सेलरेटर कहते हैं, इसको डब्ल्यू से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो एक्सेलरेटर क्या बताता है, इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। और जो मल्टीप्लायर थ्योरी है वो बताती है इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन नेशनल इनकम। मल्टीप्लायर में तो सारे सब में डिपेंडेंट वेरिएबल वाई होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो वाई है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये एक्सेलरेटर थ्योरी है, समझ आ गई। और यहाँ तक समझ आ गई है तो आगे चलें। आगे क्या है, ये मैंने आपको एक्सेलरेटर थ्योरी समझा दी। इसके बाद ये है, अब ये इस किस तरह से बिजनेस साइकिल कैसे लेके आती है वो भी ज़रा समझ लीजिए। इसको हम कहते हैं कि अगर अगर वाई में कमी आ जाए तो वाई में कमी आने की वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में भी कमी आएगी। और वाई में अगर इजाफा हो जाए तो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। तो वाई का आई पर जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव है। और इधर इधर ये है कि आई के वजह से वाई में इजाफा होता है, और वाई की आई में कमी की वजह से आई में आई में कमी की वजह से वाई में भी कमी आ जाती है, ठीक है ना। तो दोनों पॉजिटिव ही हैं। क्लियर। अब इसमें ये पता चला कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाला चैनल यूज कर लें कि वाई के अंदर क्या हुआ, कमी आई, वाई के अंदर क्या आई, कमी। वाई के अंदर कमी आ गई तो उसके नतीजे में आई में कमी आएगी। और ये आई में कमी आएगी तो ये जाके इधर देखें वो दोबारा किस में कमी ले आएगी, फिर वाई में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिलकर इनकम में कमी, मजीद इनकम में कमी का सबब बनेगी। और आपका जो जो रिसेशन है वो बढ़ होता चला जाएगा, यानी इनकम गिरती जाएगी गिरती जाएगी गिरती। तो आप रिसेशन से कहाँ पहुंच जाएंगे, डिप्रेशन के पास पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लायर और एक्सलेटर दोनों मिलकर कहाँ ले जाते हैं, डिप्रेशन में। और इसी तरीके से अगर डिप्रेशन से रिकवरी की तरफ जाएं, ये रिसेशन है, और ये वाला फेज कौन सा है, ये रिकवरी है। रिकवरी में आप डिप्रेशन से किधर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, कहाँ वाला, बूम की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला फेज होगा कि वाई बढ़ेगा जिसके नतीजे में आई बढ़ेगा, ये देखें, और आई के बढ़ने के नतीजे में ये देखें फिर वाई बढ़ेगा, और ये आप ऊपर ही जाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लायर और एक्सलेटर दोनों मिलकर ट्रेड साइकिल का सबब बनते हैं, उनके फेजेस का, या तो रिसेशन की तरफ ले जाएंगे, डिप्रेशन की तरफ, या फिर रिकवरी से बूम की तरफ ले जाएंगे आपको, ठीक है। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो है बिजनेस साइकोलॉजी। बिजनेस साइकोलॉजी ये होती है जैसे एक आप लोगों ने हर्ड इंस्टिंक्ट सुना होगा। हर्ड इंस्टिंक्ट होता है जैसे एक भेड़ें होती हैं तो वो एक के पीछे दूसरी जाती है, बकरियां होती हैं तो एक के पीछे दूसरी बकरी होती है, दूसरे के पीछे तीसरी। आपने रेवड़ देखा होगा, और उनमें से अगर एक छोटी सी डायरेक्शन चेंज करे तो सारी उस तरफ चल पड़ती हैं। इसे हम कहते हैं हर्ड इंस्टिंक्ट। हर्ड इंस्टिंक्ट क्या है
कि ये एक साइकी होती है बिजनेसमैन की भी। एक बिजनेसमैन जो काम करता है दूसरा भी वही करता है, तीसरा भी वही करता है, चौथा भी वही करता है। और अगर एक को लॉस हो जाए तो वो समझते हैं हमें इसे लॉस हुआ है तो मुझे भी होगा, तो सबको सबका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है, जिसके नतीजे में ट्रेड साइकिल आ जाता है। यानी बिजनेस साइकोलॉजी एक हर्ड इंस्टिंक्ट की तरह होती है। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट है इन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पॉलिसी। आप ये फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि ट्रेड साइकिल क्यों आते हैं। तो इन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पॉलिसी में ये होता है कि गवर्नमेंट प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रही होती ट्रेड साइकिल को। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि जैसे ये पहला पॉइंट था कि रिसेशन का फेज है और वहां पे एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, और तो अब इसको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के स्टेप लेने चाहिए ना। उसके लिए गवर्नमेंट जी को बढ़ाए, टी को कम करे, इंटरेस्ट रेट को कम करे। लेकिन होता क्या है कि गवर्नमेंट इसके उलट स्टेप ले लेती है। यानी एग्रीगेट डिमांड को करने कम हो रही होती है और उसको बढ़ाना होता है, तो बढ़ाने के लिए जो स्टेप लेने चाहिए वो नहीं लेती, बल्कि मजीद वो स्टेप ले लेती है जिससे एग्रीगेट डिमांड मजीद कम हो जाती है। और इधर भी ऐसे ही करती है। यानी गवर्नमेंट को एग्रीगेट डिमांड को कम करना होता है, लेकिन स्टेप वो ले लेती है जिसके नतीजे में एग्रीगेट डिमांड जो है वो मजीद बढ़ जाती है। ठीक है ना जी। तो इसको कहते हैं इन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पॉलिसी। और उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में क्राउडिंग आउट भी हो जाती है बाजुकात। वो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि गवर्नमेंट बाजुकात इंटरेस्ट रेट बोरविंग ज़्यादा करना शुरू कर देती है। तो और बोरविंग ज़्यादा करती है तो इंटरेस्ट रेट बैंक ज़्यादा लेते हैं उनसे, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। मैंने पहले समझाया हुआ है आपको। अच्छा जी, इसके बाद इसका आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो ये है कि इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ट्रेड साइकिल आने से बिजनेस एनवायरनमेंट पे या बिजनेसेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो दो तरह के इफेक्ट्स पड़ते हैं जी। एक को हम डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड साइकिल कहते हैं, और एक को हम इनडायरेक्ट इफेक्ट्स कहते हैं या सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ द ट्रेड साइकिल कहते हैं। तो सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ द ट्रेड साइकिल जो हैं उनको हम एक और नाम भी देते हैं। इनको हम कहते हैं डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज। डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज भी कहते हैं। अब मैं इसको ज़रा बता दूं, ये मुश्किल नहीं है कि क्या क्या होता है। देखें, जब भी ट्रेड साइकिल आता है तो उससे बिजनेस एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने आपको बताया कि उसके दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं। एक डायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं बिजनेस साइकिल के बिजनेस के ऊपर, और एक सेकेंडरी इफेक्ट होते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, डायरेक्ट इफेक्ट के अंदर ये होता है कि आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड साइकिल आया तो ट्रेड साइकिल में से कोई ना कोई फेज आया होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल रिकवरी और बूम फेज आ जाते हैं। ये रिकवरी फेज है और ये इसका टॉप जो है ये बूम। ये रिकवरी और ये बूम। इसके अंदर आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर चूंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही होती है तो बिजनेसेस क्या करें अब। तो बिजनेसेस को चाहिए कि ये फेज को समझें और उनके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा कर सके। उसके लिए उन्हें पहले ही प्लानिंग करके रखनी चाहिए कि इकॉनमी हमारी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रही है और ये बूम की तरफ जाएगी, और हमें उसको उस वक्त एग्रीगेट डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसको पूरा करने के लिए हमारे पास पहले से ही कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर जाहिर सी बात है कि एग्रीगेट डिमांड इसके अंदर बढ़ रही होती है, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ मटेरियल और कंपोनेंट्स भी बढ़ रही होती है। और जो कंपनीज होती हैं या बिजनेसेस होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए अपने जो लेबरर्स होते हैं उनको ज़्यादा कॉस्ट पर भी जो है रखना पड़ता है, ताकि अपने राइवल्स के साथ compete कर सकें और आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकें। और फिर ये है कि चूंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही होती है इन दोनों फेजेस के अंदर, तो इसके अंदर वो क्या करते हैं कि प्रॉफिट जो होते हैं और वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, और आप जो है वो बाहर से भी, दुनिया से भी लोग आके आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिस मुल्क के अंदर रिकवरी हो रही हो या बूम आया हो, वहाँ पर लोग आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके नतीजे में वो काम करते हैं आपके मुल्क के अंदर, और उसके नतीजे में जाहिर सी बात है वो आपकी कंपनियों को खरीद भी सकते हैं। एक्विजिशन पॉलिसी भी आ सकती है कि आपकी कंपनियों को खरीदने या आपकी कंपनी के अंदर मर्ज कर जाएं, वो ये भी हो सकता है। तो इसके अब एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ रही होती है तो इसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलता है कि मुल्क में अंदर महंगाई हो जाती है, तो इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन जब होगी तो जाहिर सी बात है
कि उसके नतीजे में फिर कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो ये चीज़ भी होती है। और फिर आखिरी बात ये होती है कि एक्सचेंज रेट जो है वो डेप्रिसिएशन की तरफ चला जाता है, क्योंकि आपकी चीज़ें महंगी हो रही होती हैं, तो आप चीज़ों को सस्ता करने के लिए अपनी करेंसी को क्या करते हैं, कम करते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन करते हैं। तो ये बिजनेसेस को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये सारे चीज़ें हो सकती हैं इन दो फेजेस के अंदर। लेकिन बाकी दो फेजेस के अंदर क्या हो सकता है वो भी पता होना चाहिए। रिसेशन ये होता है, ये रिसेशन में गिर रही होती है, और अल्टीमेटली ये डिप्रेशन होता है, यानी ये रिसेशन और ये डिप्रेशन। तो इसके अंदर एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड क्या कर रही होती है, कम हो रही होती है। जब एग्रीगेट डिमांड कम हो रही होती है तो अब बिजनेसेस को क्या करना चाहिए। अब आप अगर ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, तो आप फौरी समझेंगे कि आपके मुल्क के अंदर रिसेशन आ रहा है या आपकी इकोनॉमी जो है डिप्रेशन की तरफ जा रही है। तो आप एज ए बिजनेसमैन क्या करेंगे। आपको पता होगा कि आपकी चीज नहीं बिकेगी आगे चलकर, आपकी डिमांड कम हो जाएगी, आपको इस चीज के लिए तैयार रखना पड़ेगा अपने आप को कि आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि आपकी आपकी सेल नहीं हो सकती। तो इसलिए अभी से ही आपको क्या करना चाहिए, अपनी प्रोडक्शन को कम कर देना चाहिए और अपने स्टाफ को ऐसा ऐसा कम करना शुरू कर देना चाहिए। आपको इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि मुल्क के अंदर रिसेशन आ रहा है। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका नतीजा ये निकलेगा, क्योंकि डिमांड जो है वो कम होगी, तो फिर लेस डिमांड फर्म विल सीक टू शिफ्ट अनसोल्ड स्टॉक, मेंटेन सेल प्राइस रिडक्शंस, है ना। तो ये भी वो करेगी, और उसके नतीजे में जाहिर सी बात है कि उनके प्रॉफिट में भी क्या होगी, कमी। के फौरी तौर पर कोशिश करेगी कि मैं अपने जो अनसोल्ड स्टॉक है उसको बेचूं, और कम कीमत पर भी बेचूं, ताकि ये चीज़ बस बिक जाए किसी तरीके से। और उसके बाद वो इन्वेस्टर का भी प्रेशर आएगा, क्योंकि रिसेशन की तरफ जा रही है तो प्रॉफिट कम होएंगे। वो कहेंगे, कोशिश करेंगे जी अपनी कॉस्ट कम करें, अपने जो है वो लेबरर्स को निकालें उसमें से, बेरोजगारी होगी, तो उसके लिए भी आपको तैयार तैयार रहना चाहिए। और ये भी हो सकता है वो कहें कि जी आप चीज़ को सस्ते सस्ता पैदा करने की कोशिश करें, तो आपको ऑफ शोरिंग भी करनी पड़ सकती है। अपने जो बिजनेस के ऑपरेशंस है उनको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज मीन्स कि वो देखना पड़ेगा किसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, उसको कम करना पड़ेगा आपको। और फिर ये भी मुमकिन है कि इस रिसेशन के अंदर आपकी जो कस्टमर्स हैं और जो सप्लायर्स हैं वो फाइनेंशियली ट्रबल में आ जाएं और वो आपकी चीज़ों को ना खरीद सकें। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ द ट्रेड साइकिल। तो सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ द ट्रेड साइकिल मैंने आपको बताया कि ये इसका ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ है, कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ट्रेड साइकिल को क्या करे, कंट्रोल करे, और किसके थ्रू करे, डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ के ज़रिए। डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ का मतलब ये होता है कि एग्रीगेट डिमांड को क्या करे, कंट्रोल करे। कंट्रोल करने का मतलब है कि या तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाए अगर ज़रूरत है, या एग्रीगेट डिमांड को कम करे, इसलिए इसको डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रिकवरी जब टाइम पीरियड होगा या बूम फेज होगा, यानी ये वाला फेज होगा, तो इसके अंदर तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही होगी, तो इसमें गवर्नमेंट की कोशिश ये होगी, क्योंकि पहले ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, तो कोशिश करेगी कि एग्रीगेट डिमांड को कम किया जाए। और एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए वो क्या करेगी, सूद को बढ़ाएगी, इंटरेस्ट रेट में इजाफा करेगी, टैक्सेस में इजाफा करेगी, और अपनी स्पेंडिंग को क्या कर देगी, कम कर देगी, और डायरेक्ट कंट्रोल भी करेगी, यानी प्राइसेस को, कुछ प्राइसेस को फ्रीज करेगी, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। ये सारी चीज़ें किस लिए करेगी, ताकि एग्रीगेट डिमांड में क्या आए, कमी आ जाए। और अगर आपकी इकोनॉमी रिसेशन और डिप्रेशन फेजेस के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी डाउनवर्ड जा रही है। तो डाउनवर्ड जा रही का मतलब ये है कि इकोनॉमी के जो है वो एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, तो अब गवर्नमेंट का काम होगा कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाए। तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट में कमी लेके आएगी। गवर्नमेंट जो है वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे उनको जो है वो सूद पे जो है वो कर्ज फराहम करेगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी अपना, और गवर्नमेंट टैक्स में भी कमी कर लेगी। ठीक है ना जी। तो ये उसके, इसको समझना है आपने कि फेज कौन सा जा रहा है, और उस फेज में एग्रीगेट डिमांड होती क्या है, और फिर करने की क्या जरूरत होती है, जो होती है उसके उलट करने की जरूरत होती है फिर। ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज प्लीज कर लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन आप कर रहे हैं जी, एक्सेलरेटर थ्योरी जरा बता दें दोबारा से। जी मैं एक्सेलरेटर थ्योरी में अभी आपको बताता हूँ। एक्सेलरेटर थ्योरी तो मुश्किल नहीं थी। एक्सेलरेटर थ्योरी ये बता रही है कि, एक्सेलरेटर थ्योरी ये है कि भाई, एक्सेलरेटर थ्योरी ये बता रही है कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम।
और मल्टीप्लायर थ्योरी है कि इनकम इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये वो एक दूसरे का उलट है, एक दूसरे का क्या है, उलट है। ये बात समझना है आपने। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें ये बता रहे हैं आपको कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर इम्पैक्ट किस पे दिखा रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इनकम और इन्वेस्टमेंट। यानी नेशनल इनकम का इफेक्ट इन्वेस्टमेंट पे बताते हैं, और इधर इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट इनकम पे बताते हैं। यही फर्क है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज। नहीं क्वेश्चन कोई? चलें जी, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।